सरफेस केमिस्ट्री बेसिकली ये क्या होता है, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ द सरफेस। मान लो मैंने कोई लिक्विड लिया है, ये इसके सरफेस है, इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग बल्क बोलते हैं। इसमें एफ नेट जो रहता है वो ज़ीरो रहता है अंदर के पार्टिकल्स में। वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब कैंसल आउट रहते हैं, ज़ीरो होता है। बट जो सरफेस का जो पार्टिकल रहता है उसमें नेट इनवर्ड फोर्स रहता है, अंदर की तरफ में उसके पास बहुत सारे फोर्सेस रहते हैं, तो नेट इनवर्ड फोर्स उसके पास रहता है, एफ नेट ज़ीरो नहीं होता है। और सरफेस के पार्टिकल्स की एनर्जी हाई रहती है सरफेस टेंशन के कारण, और बल्क के पार्टिकल्स लेस एनर्जेटिक होते हैं, और बल्क के पार्टिकल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो सकती है देन सरफेस। नाउ एडसॉर्प्शन, सरफेस पार्टिकल हैव टेंडेंसी टू गेट बॉन्डेड विद गैसियस पार्टिकल्स। रेसिडुअल फोर्स को डिक्रीज करने के लिए सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं, गैस के पार्टिकल के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स, बल्क इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। और जो ये ऊपर आ जाए रहते हैं पार्टिकल्स, उसको हम लोग एडजॉर्बेट बोलते हैं, और ये जो सरफेस प्रोवाइडर होता है इसको हम लोग एडजॉर्बेंट बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स है चारकोल, सिलिका, एल्यूमिना जेल, के कोलॉइड्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये एक सरफेस फिनोमेना है, एडजॉर्प्शन इंपॉर्टेंट है। एडजॉर्प्शन इन एक्शंस के एग्जांपल्स हैं ऑक्सीजन, चारकोल पाउडर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, मिथाइलिन ब्लू जो कि ऑर्गेनिक डाइल है, तो चारकोल है। चारकोल के एलिमेंट पे मिथाइलिन ब्लू के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एड्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर प्रेसिपिटेट करके वो कलरलेस सॉल्यूशन बनाते हैं। सेम रॉ शुगर के साथ चारकोल भी कलरलेस होता है, और सिलिका जेल जो बॉटल के अंदर जो पाउच आता है छोटा सा, वो वाटर को एड्जॉर्ब कर लेता है तो एयर ड्राई हो जाती है, वो भी इसका एक एप्लीकेशन है। मैकेनिज़्म क्या रहता है, एंथैल्पी नेगेटिव रहती है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहता है। गैसियस पार्टिकल के साथ जब ये बॉन्ड बनाता है तो इसकी रैंडमनेस डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण एंट्रोपी इसकी नेगेटिव हो जाती है। गिब्स फ्री एनर्जी भी नेगेटिव होती है, और इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है जब ये दोनों बराबर हों, और गिब्स फ्री एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। डिसॉर्प्शन जस्ट अपोजिट है एडसॉर्प्शन का। एडसॉर्प्शन यानी कि सरफेस के पार्टिकल्स सरफेस मतलब एड्जॉर्ब हो रहे थे सरफेस पे, डिसॉर्प्शन मतलब रिमूव हो रहे हैं। सॉर्प्शन क्या होता है, जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली हो, एक साथ हो। CaCl2 एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और सिलिका जेल से एडजॉर्ब हो जाता है। एड्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है, और एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द बल्क, यानी कि अंदर तक जाएगा ये, और ये सिर्फ सरफेस पे रहेगा एड्जॉर्प्शन। वी कैन क्लासीफाई एड्जॉर्प्शन इनटू टू टाइप्स, फिजियोसॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन। नाम से ही पता चल रहा है ये एक फिजिकल फिनोमेना होगा, ये एक केमिकल फिनोमेना होगा, तो ये रिवर्सिबल है फिजियोसॉर्प्शन, इरिवर्सिबल है केमिसॉर्प्शन। वीक बॉन्ड से बना होगा फिजियोसॉर्प्शन, इसको लो टेम्परेचर चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बना होगा आयनिक बॉन्ड से, और इसको चाहिए हाई टेम्परेचर। मैंने इसका पूरा एक चार्ट बना दिया है। फिजियोसॉर्प्शन में लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी होता है क्योंकि वॉन्डर वॉल जो फोर्सेस रहते हैं वो यूनिवर्सल फोर्सेस रहते हैं, कहीं भी बन सकते हैं। केमिसॉर्प्शन में ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं ड्यू टू इट्स आयनिक नेचर। नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट फिजियोसॉर्प्शन में होता है, हमारे पास क्या होता है, ईजिली लिक्विफाइबल गैसेस होती हैं जो कि रेडली एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और इसके पास हायर एक्टिवेशन एनर्जी रहती है। ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स होती हैं, इसमें यूनिमॉलिक्यूलर लेयर्स होती हैं। यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन जो रहता है लेस रहता है, यानी जो एनर्जी रिलीज़ होती है डेल्टा H रहता है वो
लेस रहता है, फिजियोजॉर्प्शन में लेस रहता है एज कम्पेयर टू डेल्टा एच इन केमिजॉर्प्शन, क्योंकि वीक फोर्सेस होते हैं यहाँ पे, इसके वीक फोर्सेस होते हैं और यहाँ पे इसके स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, इसके कारण से इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसा बनता है टेम्परेचर वर्सेस रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का, इसमें भी रेट वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ये वाला जो लाइन है ये बॉन्ड फॉर्मेशन को इसमें डिनोट करता है। हमारे पास एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स आते हैं। सबसे पहले फ्रेडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म आता है। हमने इसमें लेट किया है एब्जॉर्बेंट का मास m, एड्जॉर्बेट का x। ये बताता है कि जो x है बाय m का जो रेशियो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर की पावर 1/n से। तो k की पावर 1/n, n 1 से बड़ा होना चाहिए। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर इंटरमीडिएट प्रेशर। हाई प्रेशर लो प्रेशर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हाई प्रेशर में p की पावर 0 हो जाती है और लो प्रेशर में p की पावर 1 हो जाती है। तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ जाएगा और इस पे हाई प्रेशर पे एक कांस्टेंट का ग्राफ आ जाएगा। तो ये दोनों ही केस में एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए एप्लीकेबल है। फिर इसका ग्राफ देखा जाए, x/m इंटू पी का ग्राफ होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका ग्राफ थोड़ा सा नीचे है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे थोड़ा ऊपर है और उससे कम टेम्परेचर पे और ऊपर है। मतलब ऊपर लोअर टेम्परेचर दिखा रहा है और नीचे वाला हाइयर टेम्परेचर का ग्राफ थोड़ा सा नीचे बना है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। नाउ हम बात करते हैं x/m के p 1/n होता है, तो लॉग ले लेते हैं दोनों साइड। तो log x/m हो गया, log k हो गया 1/n, पावर सामने आ जाती है, log p हो गया। इसको हम लोग ये देख सकते हैं कि ये x हो गया, मतलब ये y हो गया, ये c हो गया, ये mx हो गया। तो इसका स्लोप m 1/n हो गया और x पे यहाँ पे log p हो गया हमारे पास। तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, इंटरसेप्ट और ये सब ऐसा सब रहेगा। लैंगमुर का एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, यहाँ पे x/m का रेशियो AP/1 + BP होता है। AB कांस्टेंट है, P प्रेशर है। लो प्रेशर पे 1 + BP 1 हो जाता है, x/m AP हो जाता है, x/m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P हो जाता है। हाई प्रेशर के लिए BP ही होता है, ये पूरा BP के तरह होता है। x/m जो रहता है A/B रहता है और xm की पावर P0 रहती है। लैंगमुर का जो आइसोथर्म है वो मोनोलेयर्स के लिए होता है। इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। When you reach the saturation, rate of adsorption is equal to rate of desorption. डायनामिक इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे डिसॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन का रेट बराबर हो जाता है। सॉल्यूशन फेज से बात करें तो सॉल्यूट पार्टिकल जो कि सॉल्यूशन में हैं उनसे भी एडसॉर्ब कर सकते हैं। यानी कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड है वो अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसके सॉल्यूट पार्टिकल से भी लेके एब्जॉर्ब कर सकते हैं सॉल्यूशन फेज से। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो एडसॉर्प्शन है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/3। डायरेक्ट डिपेंडेंट है नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया से। मैकेनिज्म इसका होता है, देखो x/m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c 1/n। तो जैसा ऊपर p के साथ था वैसे ही सेम इक्वेशन आपका c के साथ कंसंट्रेशन के साथ है, और एग्जैक्ट इसका एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। फिर आता है हमारे पास BET एब्जॉर्प्शन थ्योरी या आइसोथर्म। 3 साइंटिस्ट थे, इनके नाम पे थ्योरी है। ये मल्टी लेयर का होता है। लैंगमुर में ऊपर मोनो लेयर के लिए था, यहाँ पे मल्टी लेयर के लिए यूनिफॉर्म और लोकलाइज्ड साइट्स हैं। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन
इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ लिक्विफिकेशन है यहाँ पे, सरफेस एरिया nth लेयर के लिए थीटा n-1 है, आपका एंथैल्पी कांस्टेंट है, एंड दिस इज द इक्वेशन which is important. P upon Vt P naught minus P is equal to 1 by Vm C plus C minus 1 Vm C P naught P upon P naught. Vm जो है वॉल्यूम एब्जॉर्ब ड्यूरिंग मोनोलेयर है, मतलब जब मोनोलेयर एब्जॉर्ब हो रहा था सरफेस पे उसका जो वॉल्यूम है वो Vm है, Vt जो है टोटल वॉल्यूम है, और कांस्टेंट ये जो C है उसका वैल्यू ये है e की पावर E1 माइनस E2 बाई RT. ग्राफ आपका इस इक्वेशन से बना है, ये वाली इक्वेशन से बना है, और सेम वही चीज़ है. देखो इससे इसको y से कंपेयर करना है, इंटरसेप्ट को इससे करना है और mx को इससे करना है. स्लोप आ जाएगा m ये वाला, x पे है अपना p बाई पी नॉट, y पे है अपना ये वाली चीज़, और इंटरसेप्ट यहाँ पे ये वाला है. लिमिटेशन क्या बोल रहा था कि लिक्विड नेचर का जो कॉन्सेप्ट है एडजॉर्बेट का, लिक्विड नेचर का कॉन्सेप्ट सही नहीं है. मल्टी लेयर में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है मॉलिक्यूल का, उसके लिए इसको बहुत क्रिटिसिज्म सहना पड़ा है. फिर बीटी इक्वेशन डेविएशन शो करता है जब रिलेटिव प्रेशर का वॉल्यूम P बाई पी नॉट होता है 0.05 से 0.35 के बीच में. एप्लीकेशन पे आते हैं तो हाई वैक्यूम प्रोड्यूस करने के लिए हो सकता है, जैसा कि सिलिका जेल एड्जॉर्ब करता है वाटर को तो एयर को ड्राई बनाता है, इसीलिए हाई वैक्यूम का भी यहाँ पे प्रोडक्शन हो सकता है. कोल माइंस में गैस मास्क की तरह भी यूज़ किया जा सकता है ब्रीथिंग के लिए. वो मास्क के अंदर एक्टिवेटेड चारकोल होता है. ह्यूमिडिटी पे कंट्रोल किया जा सकता है सिलिका एल्यूमिनिया जेल के लिए. रिमूविंग कर्लिंग मैटर, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, क्योरिंग डिसीजेज और क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में भी इसका यूज़ होता है. कैटलिस्ट पे आते हैं, ये आपका अलग चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, अभी कोलॉइड वाला पार्ट इसके बाद आएगा. कैटलिस्ट चेंज इन द स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट चेंज इन द मास और कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देता है मास और कंपोजिशन को चेंज किए बिना. पोटाशियम क्लोराइड का एग्जाम्पल है, जब हम उसको MnO2 के साथ हीटअप करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ तो KCl और O2 बनेगा. एग्जाम्पल है कि हमने कैटलिस्ट यूज़ किया है. हेबर्स प्रोसेस में भी N2 गैशियस मॉलिक्यूल और 3H2 गैशियस फॉर्म में जब दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स बनेंगे गैशियस फॉर्म में तो मॉलिब्डेनम यहाँ पे प्रमोटर की तरह यूज़ हुआ है और आयरन यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया है. इससे अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा दैट व्हाट इज़ अ प्रमोटर. तो प्रमोटर और पॉइजन क्या होते हैं. प्रमोटर कैटलिस्ट की एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं, पॉइजन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज़ करते हैं या फिर प्रिवेंट करते हैं. कैटलिस्ट दो टाइप के हो सकते हैं, एक होमोजीनियस कैटलिस्ट और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट. देखो होमोजीनियस कैटलिस्ट में आपका जो रिएक्टेंट है और जो कैटलिस्ट है वो दोनों एक ही फॉर्म में होते हैं. जैसे गैस है तो गैस में है, और अगर सॉलिड में है तो सॉलिड में है, लिक्विड में है तो लिक्विड में है, सब लिक्विड में है. हेट्रोजीनियस में जैसे गैशियस कोई रिएक्शन है तो उसका कैटलिस्ट सॉलिड हो गया, या सॉलिड लिक्विड गैस में कोई से भी अलग अलग हो गए तो वह हेट्रोजीनियस है. एग्जाम्पल में SO2 गैस, O2 गैस, इसमें कैटलिस्ट भी NO गैस और SO3 भी गैस में बना है, प्रोडक्ट भी बना है, रिएक्टेंट भी गैस में है, गैशियस स्टेट में है, कैटलिस्ट भी गैशियस में है और प्रोडक्ट भी गैशियस में है. वैसे ही मिथाइल एसीटेट जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा HCl लिक्विड में होगा तो एसीटेट और मीथेनॉल बनेगा. हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के एग्जांपल में हमारे पास हेबर्स प्रोसेस है सेकंड नंबर पे जो हमने ऊपर देखा था. तो यहाँ पे
आयरन सॉलिड का कैटलिस्ट पे यूज़ किया जा रहा है। मॉलिब्डेनम इसमें प्रोमोटर की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। ओसवाल्ड प्रोसेस क्या होता है? अमोनिया जो है उसके 4 मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन है, दोनों गैस में है। Fe सॉलिड कैटलिस्ट का यूज़ करके NO बन रहा है और H2O का मॉलिक्यूल बन रहा है। एडजॉर्प्शन थ्योरी पे आते हैं। ओल्ड थ्योरी क्या थी? रिएक्टेंट एडजॉर्बेट की तरह काम करता है, कैटलिस्ट एब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है और फिर रिएक्शन हो जाती है। रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक होती है, नेगेटिव होती है। न्यू थ्योरी ये है कि कैटलिस्ट के बीच में कुछ कैविटीज़ होती हैं और जब वो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है तो पहले एडजॉर्ब होता है, कैविटीज़ के अंदर इसके रिएक्टेंट्स आ जाते हैं, फिर इसके अंदर आके रिएक्शन हो जाती है, जो रिएक्टेंट है आपस में जुड़ जाते हैं, फिर डिसऑर्प्शन होके ये कैटलिस्ट से अलग हो जाते हैं। ये है मॉडर्न थ्योरी। फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। सबसे पहले एक्टिविटी को बताता है, कैपेबिलिटी एट विच इट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पेक्टिव रिएक्शन, मतलब कितनी कैपेसिटी है कि कितने हद तक ये बढ़ा सकता है। हीट ज़्यादा होगा तो मतलब बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि रेट ज़्यादा है तो एक एमीज ऑप्शन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसका यही दिया गया है, H2O2 गैस में है, प्लैटिनम के प्रेजेंस में वाटर बन जाएंगे लिक्विड फेज में। कैटलिस्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, नहीं तो ए बी जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे यहाँ पे, ये जो यहाँ से ये अलग हो के ये आ पाए ना, तो ये अलग ही नहीं होंगे अगर कैटलिस्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ले लोगे तो। सिलेक्टिविटी के डायरेक्शन को डायरेक्ट करने की एबिलिटी, हर कैटलिस्ट अलग रिएक्शन को इनिशिएट करता है, सिलेक्टिव रहता है। जैसे हमने सेम कंपाउंड लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड ही लिया गैस में और H2 ही लिया, बट उसके 3 मॉलिक्यूल्स मिले निकल के साथ, मतलब हमने जब निकल का यूज़ किया तो मीथेन गैस बना और वाटर बना। वही सेम हमने कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, वही सेम हमने H2 लिया, बट यहाँ पे इस टाइम पे कॉपर एज अ कैटलिस्ट हमने यूज़ किया, तो HCSO फॉर्मिक एसिड का हमारे पास फॉर्मेशन हुआ। शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। जियोलाइट्स एक 3D नेटवर्क है, जिसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल से ही समझाया है कि ये मान लो रिएक्टेंट का शेप ऐसा है, सरफेस ऐसा है, तो एडजॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के शेप आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, तभी वो एडजॉर्ब हो पाएगा। माइक्रोपोर्स, एल्यूमिनियो सिलिकेट्स SiO4 जो है, तो जो सिलिकेट्स हैं वो एल्यूमिनियम रिप्लेस कर देता है। पोर्स जो है आपके 260 पाइकोमीटर से 740 पाइकोमीटर तक होते हैं। वाइडली यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ फॉर क्रैकिंग हाइड्रोकार्बन्स या फिर आइसोमेराइजेशन के लिए। इसका ZSM5 इसका एक एग्जांपल है। अल्कोहल को डायरेक्टली गैसोलीन में, मतलब पेट्रोल में कन्वर्ट कर देता है। अब एंजाइम कैटलिस्ट, बायोकेमिकल कैटलिस्ट है, कैटलाइज बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं, लिविंग एनिमल्स और प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इट फॉर्म्स अ कोलोइडल सॉल्यूशन इन वाटर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, जैसे सुक्रोज है, उसमें इन्वर्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं, है ना। और हमारे पास यूरिया का रिएक्शन है, क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो यूरेज की प्रेजेंस में होता है। वैसे ही ग्लूकोज जाइमेज की प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल बन जाता है। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू शुगर, तो लैक्टोबैसिली एंजाइम का यूज़ होता है। कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए और pH इसका 5-7 के बीच होना चाहिए। ठीक है। हाई एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर, अगर हम एक्टिवेटर डाल दें तो इसकी हाई एक्टिविटी हो जाती है। एक्टिवेटर कौन कौन है? कोबाल्ट-2+ हो गया, Na+ हो गया, Mn2+ हो गया। इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर या पॉइजन्स, दोनों एक ही चीज़ होती हैं, जो
इनहिबिटर यानी कि जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर दें, प्रिवेंट कर दें। मैकेनिज़्म ये उसी टाइप का मैकेनिज़्म है। एंजाइम एक सरफेस प्रोवाइडर की तरह काम करता है प्रोडक्ट को बनाने के लिए। कोलॉइडल पे आता है पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर। सॉल्यूशन 3 टाइप के हैं, ट्रू, कोलॉइडल और सस्पेंशंस। ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस होते हैं, साइज़ इनका 10 एंगस्ट्रॉम से नीचे होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर या लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम्स। कोलॉइडल सॉल्यूशन आर बिटवीन 10 रेज़ टू द पावर -9 मीटर से 10 रेज़ टू द पावर -6 मीटर के बीच में, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, 10 से 1000 आपका एंगस्ट्रॉम। सस्पेंशन मोर देन 10 रेज़ टू द पावर 4 मीटर, यानी 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा, 10,000 नैनोमीटर से ज़्यादा। कोलॉइडल पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से पास कर सकते हैं बट मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकते। कोलॉइडल पार्टिकल्स आर द हेट्रोजीनियस सिस्टम इन विच सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड। फैला हुआ होता है। देखो सॉल्यूशन में जब सॉल्यूट डिस्पर्स होता है तो उसको डिस्पर्स फेज बोलते हैं, सॉल्वेंट डिस्पर्स होता है तो उसको डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। वाटर अगर डिस्पर्सन मीडियम है तो हम लोग उसको हाइड्रोसोल बोलेंगे या फिर एक्वासोल बोलेंगे। अगर डिस्पर्सन मीडियम अल्कोहल है तो उसको एक्वासोल बोलेंगे। वैसे ही अगर एयर एक मीडियम है तो उसको एरोसोल बोलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड, दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। देखो डिस्पर्स फेज सॉलिड है अगर, और डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड है। सॉलिड में सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। जेमस्टोन और कलर्ड ग्लासेस इसी कैटेगरी में आते हैं। फिर अगर सॉलिड में मतलब लिक्विड में अगर सॉलिड आया तो सोल बनता है। पेंट्स, सेल फ्लूइड्स इसी में होते हैं। गैस में अगर सॉलिड आया तो एरोसोल बनता है, स्मोक, डस्ट वगैरह। सॉलिड में अगर लिक्विड आया तो वो जेल बनता है, चीज़, बटर, जेली एक्सेट्रा। लिक्विड जो होता है वो इमल्शन बनता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, जेल इमल्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। देखो 3 ही चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पे। सोल इम्पॉर्टेंट है, लिक्विड के अंदर सॉलिड आता है तब जेल इम्पॉर्टेंट है, सॉलिड के अंदर लिक्विड आता है तब इमल्शन लिक्विड वाला है। मिल्क, हेयर क्रीम एक्सेट्रा। गैस में अगर लिक्विड डाल दिया जाए तो एरोसोल बनता है। देखो गैस में अगर सॉलिड डालें या गैस में अगर लिक्विड डालें तो एरोसोल ही बनता है। गैस आपका है ही, तो गैस के अंदर अगर हम लोग सॉलिड डालें, गैस के अंदर अगर हम लोग लिक्विड डालें तो एरोसोल ही बनता है। दिस इज द पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। सॉलिड के अंदर गैस, सॉलिड फॉर्म, एग्जाम्पल प्यूमी, स्टोन, फोम, रबर एक्सेट्रा। लिक्विड के अंदर गैस, फोम बनता है। फ्लोटेशन मेथड जो आपका मेटलर्जी की प्रोसेस होती है उसमें ये यूज़ होता है। विप्ड क्रीम में लिक्विड के अंदर गैस डाली जाती है तभी तो वो थोड़ा सा फुला सा दिखता है। सोप का लेदर बनता है, उसमें भी यही होता है। गैस का नहीं है इसमें क्योंकि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। और कोलॉइडल पार्टिकल्स तो हमने पढ़ा कि दे आर द हेट्रोजीनियस सिस्टम, तो गैस का इसमें कैसे इंक्लूड हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे आगे पढ़ेंगे हम लोग, बट ठीक है याद रखना कि कोगुलेशन मतलब प्रेसिपिटेशन होता है। क्लासीफाई कर सकते हैं हम लोग कोलॉइड्स को ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम, यानी सॉल्यूट या सॉल्वेंट इसकी भाषा में कहें तो डिस्पर्स फेज या डिस्पर्स मीडियम के कॉन्टैक्ट के आने के बेसिस पे लाइवफिलिक सोल्स और लाइवफोबिक सोल। फिलिक यानी अट्रैक्टिंग, फोबिक यानी रिपेलिंग। इसका भी हमारे पास एक पूरा सा ये चार्ट है। Lyophilic salt prepared by direct mixing with liquid, dispersion medium prepared by special method lyophobic का। Lyophilic स्टेबल होते हैं और ये वाला अनस्टेबल होता है, लायोफोबिक अनस्टेबल होता है। रिवर्सिबल रहता है लायोफिलिक,
इरिवर्सिबल रहता है लायोफोबिक। हाईली हाइड्रेटेड होता है लायोफिलिक, नॉट रियली हाइड्रेटेड होता है लायोफोबिक। ये वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जनरली, स्टार्च, गम, प्रोटीन्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहते हैं जनरली। यहाँ पे फिलिक वाले में विस्कस मीडियम होता है और इसकी विस्कोसिटी फोबिक वाले में मीडियम के सेम रहती है। सरफेस टेंशन मीडियम से कम रहता है फिलिक में, सरफेस टेंशन इज नियरली सेम एज द मीडियम। टाइडनल इफेक्ट शो नहीं करते हैं फिलिक वाले, फोबिक वाले करते हैं। फिलिक का एग्जाम्पल है ग्लू, गिलेटिन, स्टार्च और प्रोटीन, और फोबिक वाले का एग्जाम्पल है मेटल, सोल्स, हाइड्रोक्साइड्स और सल्फाइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल डिस्पर्स फेस, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स हैं। देखो ये ऑलरेडी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मिलके एक बड़ा एग्रीगेट बनाएंगे जो कि आइडेंटिकल होगा कोलॉइडल के साइज़ का। कोलॉइडल एक बड़ा साइज़ होता है, तो जैसे गोल्ड सोल है, सल्फर सोल है, वो छोटा छोटा करके कोलॉइडल के साइज़ के आसपास आएंगे, तब उसको हम लोग मल्टी मॉलिक्यूलर बोलेंगे। मल्टी मॉलिक्यूलर मतलब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब आते हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। ऑलरेडी लार्जर साइज़ में रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ये नेचुरल के एग्जांपल्स हैं। मैन मेड के एग्जांपल है पॉलीथीन, नायलॉन, रबर, पॉलीमर। एसोसिएट कोलॉइड्स, इसी को माइकल्स भी बोलते हैं, मिकल्स। अगर हमने लो कॉन्सेंट्रेशन में डाला है तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, बट अगर हमने हाई कंसंट्रेशन में डाला है तो ये कोलॉइड बन जाता है, और इसी कोलॉइड को हम लोग मिकल बोलते हैं। मिनिमम कंसंट्रेशन नीडेड फॉर मिकल्स, फॉर फॉर्मिंग मिकल्स, उसे बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल माइकल्स कंसंट्रेशन, CMC। और जिस टेम्परेचर पे ये रीच होता है उसे क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं, TK। एग्ज़ाम्पल जो है वो है डिटर्जेंट और सोप का। क्रिटिकल माइकल्स कॉन्सेंट्रेशन सोप के लिए चाहिए 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻³ मोल पर लीटर। सोप का यहाँ पे क्लिनजिंग एजेंट का यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है सोडियम स्टीरेट, जिसका फॉर्मूला होता है C17H35COONA। इस पे नेगेटिव का चार्ज रहता है, इस पे पॉजिटिव का चार्ज रहता है। ये वाली जो चीज़ है दिस इज़ पोलर, और देखो C17 है यानी कि बहुत बड़ी चेन होगी। ये जो होती है वो हाइड्रोफोबिक रहती है, यानी वाटर को रिपेल करेगा, और ये वाला वाटर को अट्रैक्ट करेगा। ये जो हेड है वो वाटर को अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे कि कोई ऑयल वाला मटेरियल है, ग्रीस है, तो अगर हम उसमें सोप को डालें तो ये जो उसकी टेल होती है ये इसको ऐसे करके चली जाएगी, और पोलर यहाँ रहेगा। वाटर मतलब ये ग्रीस के साथ रिएक्ट कर जाएगा और वाटर के साथ ही ये रहेगा। फिर उसके बाद वाटर के साथ ये धुल जाएगा, क्योंकि वाटर के साथ ही इसका हेड रिएक्ट कर जाएगा, और उसके साथ ये ग्रीस भी अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ग्रीस भी अलग हो जाएगा, अपना ऐसा रहेगा ये इस तरीके से, तो अपना सरफेस क्लीन हो जाएगा। ये होता है क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। ये ऊपर वाला यहाँ का था एंजाइम वाले का। हमने सुक्रोज से ग्लूकोज करने में इन्वर्टेज यूज़ किया था, जाइमेस, डायसेस, माल्टेज, यूरीज। सोयाबीन के लिए यूरिया से कार्बन डाइऑक्साइड। पेप्सिन जो एंजाइम यूज़ होता है प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। माल्टेज यूज़ होता है माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। डायस्टेस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए होता है। जाइमेस, और ये सब हमने पढ़ा हुआ है। प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, 4 रिएक्शन है इसमें, डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब
ऐसे एक का दूसरे के पास चला जाएगा और दूसरा वाला फर्स्ट वाले के पास चला जाएगा। जैसे यहाँ पे हुआ है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी। तो कोलॉइड्स इससे बन सकते हैं, ये बता रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड के। AS2O3 3H2S AS2S और ये बन जाएगा, ठीक है। इसका S यहाँ चला गया, इसका O यहाँ चला गया, इसी को बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हो गया, यानी जो S है उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए और फिर 3S 2H2O बन गया। रिडक्शन में AuCl3 3HCHO और ये फॉर्मिक एसिड वाटर और आपका गोल्ड के साथ ये कंपाउंड बनेगा। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी, ये रिड्यूस हो जाएगा खुद। Au जो है ये 2Au बन जाएगा, साथ में हमारे पास एसिड बन जाएगा और HCl बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन है FeCl3 + 3H2O। तो हाइड्रोलिसिस यानी कि ये टूटेगा, वाटर टूटेगा तो H+OH- में टूटेगा। Fe 3+ में है और Cl 3Cl- में है, तो ये वाला इसके साथ बनेगा और ये वाला इसके साथ बनेगा, HCl बन जाएगा। जैसे कि 3 मॉलिक्यूल है तो 3 बनेगा और इसमें 3 की वैलेंसी है तो OH होल थ्राइस बन जाएगा। पेप्टाइजेशन क्या होता है, बेसिकली बस कुछ नहीं होता, प्रेसिपिटेट होता है, उसको डिस्पर्जन मीडियम में हम लोग शेक करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट को पेप्टाइजिंग एजेंट बोलेंगे तो कोलॉइड बन जाएगा। मतलब कोलॉइड से वो नीचे आया है, प्रेसिपिटेट हुआ है। नाउ ब्रैडिक्स आर्क मेथड, इसको इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन भी बोलते हैं। इस मेथड में AuAg मतलब प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर जैसे सॉल्यूशन प्रिपेयर किए जाते हैं। यहाँ पे आइस बाथ होता है और ये जो अपना डायलाइज़र है, डायलाइज़र नहीं है, एक आपका कंटेनर है, उसमें डिस्पर्जन मीडियम है। डिस्पर्जन फेस को हमने इमर्स किया है, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के साथ कनेक्ट किया है। जो हीट प्रोड्यूस होगी वो मेटल को वेपराइज कर देगी, तो वेपराइजेशन हो जाएगा। फिर आइस बाथ के कारण कुछ पार्टिकल्स कंडेंस हो जाएंगे कोलॉइडल साइज के। तो ये हमारे पास एक मेथड है कोलॉइड बनाने का। प्योरीफिकेशन ऑफ कोलॉइड की बात करें, 3 टाइप के हमारे पास यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहला है डायलाइसिस। डायलाइज़र यहाँ पे है, इस पे सोल के पार्टिकल्स हैं, यानी सोल इसके अंदर है, डायलाइज़र के अंदर। बाहर डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है, वाटर है। तो ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उसका साइज़ बड़ा होता है, डायलाइज़र के अंदर वो आ जाएगा। इम्प्योरिटीज़ छोटी होती हैं तो वो बह जाएगा। देखो बड़ा होता है तो वो अंदर तो आ जाएगा पर बाहर नहीं जा पाएगा कोलॉइडल पार्टिकल। फिर इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो स्मॉलर हैं तो इसलिए वाटर के साथ पास हो जाएंगी। ये बहुत स्लो होता है रिएक्शन। इसको फास्ट करने के लिए हम लोग इस पर इलेक्ट्रोड लगाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स लगाते हैं। तो अगर डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ आयनिक हैं तो ये हो सकता है, थोड़ा फास्टर हो जाता है क्योंकि कैथोड और एनोड यहाँ पे रहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड में स्पेशली प्रिपेयर्ड फ़िल्टर पेपर इज़ यूज्ड। फ़िल्टर पेपर को बनाने का क्या मेथड है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज इन मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर। नाइट्रोसेल्यूलोज का 4% सॉल्यूशन इन द मिक्सचर ऑफ एल्कोहल और ईथर। इस पेपर को वी हैव टू डिप इन द अबव कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है हमारे पास, जिसको हमको प्योर करना है,
क्या करना है, क्या मेथड देख रहे हैं हम लोग, प्योर करने का, प्योरिफिकेशन का। उस पे हमको डिप करना है, उसको फॉर्मल्डिहाइड के हेल्प से हमको हार्ड करना है, फाइनली उस पेपर को ड्राई करना है, तो हमारे पास ये फ़िल्टर पेपर बन जाएगा। अब एवरीथिंग विल पास एक्सेप्ट द कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास प्योरिफिकेशन का एक वो हो गया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड की बात करें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। देखो, कोलॉइडल पार्टिकल्स का साइज़ बड़ा होता है तो वो कम रहेंगे तो ट्रू सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ आर मोर देन कोलॉइडल पार्टिकल, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल छोटे हैं तो ज़्यादा होते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल कम होता है। टाइडनल इफेक्ट, इसको ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन कभी नहीं दिखाता है। बेसिकली लाइट को स्कैटर करने की प्रॉपर्टी कोलॉइड में ही होती है। दो कंडीशन है इसकी। जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल है ना, जो पार्टिकल कोलॉइडल पार्टिकल हैं, उसकी डायमीटर जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसके आसपास होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन है कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए, उन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच। कलर, हर कोलॉइड का अपना कलर होता है। देखो, वो जिस भी वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करेगा वो विजिबल होगा, ठीक है। कलर चेंज हो सकता है जैसे रिसीवर उस लाइट को रिसीव करता है। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? जिगजैग मोशन, ये कोलॉइड को स्टेबल बनाता है। साइज पे डिपेंड करता है कोलॉइडल पार्टिकल के, विस्कोसिटी ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, पर कोलॉइड के नेचर से इंडिपेंडेंट रहता है। कोलॉइडल का साइज ज़्यादा होगा और डिस्पर्स्ड मीडियम की विस्कोसिटी कम होगी, तो ब्राउनियन मोशन ज़्यादा होगा, ठीक है। अब कोलॉइडल पार्टिकल्स में हमेशा कोई ना कोई चार्ज होता ही है। पॉजिटिव चार्ज सोल होते हैं हीमोग्लोबिन, ऑक्साइड्स वगैरह। नेगेटिवली चार्ज होते हैं मेटल्स, सोल्स ऑफ गम, क्ले, गिलेटिन वगैरह। एग्जाम्पल के लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ, हमने KI लिया है, पोटेशियम आयोडाइड लिया है और AgNO3 का डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है, तो AgI प्रेसिपिटेट बनेगा, KNO3 अलग से आएगा। AgI के प्रेसिपिटेट पे कॉमन आयन है I-, बाहर एक लेयर बनाएगा जो कि K+ आयन को अट्रैक्ट करेगा, तो वो भी एक अलग पॉजिटिव लेयर बनाएगा। इन दोनों अपोजिटली चार्ज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ लेयर को हेल्महोल्ट्ज़ लेयर भी बोलते हैं। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड द ज़ेटा पोटेंशियल। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक यू शेप्ड ट्यूब हमने लिया है, दोनों एंड को हमने इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया है, दोनों के एंड में कोगुलेटेड सोल पार्टिकल हैं यहाँ। अब जिस भी जो जैसा भी चार्ज है कोलॉइडल पार्टिकल में, उसके अपोजिट चार्ज से वो अट्रैक्ट होंगे और उस वहाँ पे वो पाथ फॉलो करेंगे। जैसा यहाँ पे अगर ये कोलॉइड नेगेटिवली चार्ज्ड है तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट पे जाएगा, यानी कैथोड पे जाएगा, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर अप्लाइड पोटेंशियल, कैटाफोरेसिस भी बोलते हैं अगर वो कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं तो। इफ़ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज प्रिवेंटेड, जो कोलॉइडल पार्टिकल मूव कर रहे हैं उसको अगर हम किसी तरीके से रोक दें तो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स मूव होना चालू हो जाते हैं, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बोलते हैं। कोगुलेशन बोलते हैं हम लोग बेसिकली प्रेसिपिटेशन को ही, सेटलिंग डाउन को बोलते हैं। लायोफिलिक का नहीं हो सकता, बहुत डिफ़िकल्ट है उसका प्रेसिपिटेशन। लायोफोबिक का हो सकता है।
कैसे कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस से हो सकता है। दो अपोजिटली चार्ज्ड सोल्स को मिला दो तो दोनों एक साथ बॉन्ड बना के सेटल डाउन हो जाएंगे। बॉईल कर दो तो भी हो जाएगा। बार बार डायलिसिस करेंगे तो भी हो जाएगा। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट करेंगे तो भी हो जाएगा। अब इसमें हार्डली स्कर्जल रूल आता है। जो इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेटिंग पावर होती है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी ऑफ फ्लक्चुएटिंग आयन मस्ट बी अपोजिटली चार्ज विद अ कोलॉइड। जैसे जो वैलेंसी है अगर कोलॉइडल पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो जो हम मेटल ले रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, उसकी वैलेंसी नेगेटिव में होनी चाहिए। कोगुलेटिंग वैल्यू को हम लोग फ्लक्चुएशन वैल्यू भी बोलते हैं। मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की जिससे सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेशन हो जाए, मतलब कितना मिलीमोल्स पर लीटर में इलेक्ट्रोलाइट डालें कि वो प्रेसिपिटेट हो जाए, उसको हम लोग कोगुलेटिंग वैल्यू बोलते हैं। जितना आपका फ्लक्चुएशन वैल्यू, इसी को कोगुलेटिंग वैल्यू भी बोलते हैं, जितना कम होगा उतनी कोगुलेशन पावर ज़्यादा होगी। यानी थोड़ा सा ही डालने में अगर प्रेसिपिटेट हो जाए तो भाई बहुत पावर है, कम वैल्यू है ना तो ज़्यादा पावर है। बहुत सारा डालना पड़े तो यानी नहीं भाई पावर कम है। तो जिसकी हाई वैलेंसी होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की उसकी वैल्यू कम रहती है और लो वैलेंसी वाले की ज़्यादा वैल्यू रहती है। जैसे सोडियम का 51 है और एल्यूमिनियम 3+ का 0.09 टाइप का है, मतलब इतना कम डालने पे भी प्रेसिपिटेट कर देगा वो, तो कोगुलेशन पावर ज़्यादा है। प्रोटेक्शन करने के लिए देखो लायोफिलिक का तो प्रेसिपिटेशन नहीं हो सकता है, लायोफोबिक का ही हो सकता है। तो लायोफोबिक सोल में हम लोग लायोफिलिक सोल को ऐड करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने से पहले लायोफोबिक में हम लोग लायोफिलिक कोलॉइड को ऐड करेंगे तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा। गोल्ड नंबर क्या होता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। कितने मिलीग्राम्स ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड डालना रहता है टू प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ यानी प्रेसिपिटेशन ऑफ 10 ml गोल्ड सोल। देखो 10 ml हमने गोल्ड सोल लिया है, 10 ml हमने गोल्ड सोल लिया है, 1 ml हमको NaCl का सॉल्यूशन हम डालेंगे तो कितने नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो कोगुलेट ना हो। देखो 10 ml गोल्ड सोल है और 1 ml ऑफ NaCl डाल रहे हैं। कौन सा NaCl? 10% वाला NaCl 1 ml डाल रहे हैं, ठीक है, हमने तैयार कर लिया, 11 ml का हो गया। तो अब हम उसमें कितना मिलीग्राम लायोफिलिक कोलॉइड को डालें कि कोगुलेशन प्रेसिपिटेशन प्रिवेंट हो जाए। तो जितना कम गोल्ड नंबर रहेगा उतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव पावर रहेगी। गिलेटिन का हमारे पास होता है 0.005 से लेके 0.01, बहुत पावरफुल है। फिर एल्ब्यूमिन का रहता है और गम का रहता है। नेक्स्ट आते हैं इमल्शन पे। लिक्विड एंड लिक्विड कोलॉइड होता है इमल्शन, जैसा कि हमने देखा था 2 टाइप के हो सकते हैं। ऑयल इन वाटर, ऑयल कम रहेगा यानी कि पूरा कंटेनर वाटर का है, उसमें हमारे पास थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ऑयल रहेगा, तो ये हमारे पास हो गया ऑयल इन वाटर। यानी ऐसा बोलेंगे ना कि ऑयल वाटर के अंदर है। और जब हमारे पास पूरा ऑयल रहेगा उसमें हमारे पास थोड़ा थोड़ा क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे वाटर इन ऑयल, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास वाटर इन ऑयल का मिल्क।
वैनिशिंग क्रीम, वाटर इन ऑयल का एग्जाम्पल है बटर, कोल्ड क्रीम वगैरह। इमल्शन जो है अनस्टेबल होते हैं। देखो इमल्शन वाटर ऑयल को मिक्स करोगे तो नहीं होगा, इसीलिए इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं ताकि मिक्स हो जाए। ऑयल इन वाटर वाले इमल्शन के लिए प्रोटीन, गम्स या सोप का यूज़ किया जाता है, और वाटर इन ऑयल वाले इमल्शन के लिए हैवी मेटल सॉल्ट्स और फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन एल्कोहल्स और लैम्प ब्लैक का यूज़ किया जाता है। इमल्शन टाइडनल इफेक्ट शो करते हैं, ब्राउनियन मोशन भी शो करते हैं, और इनको हम लोग बॉईल करके, हीट करके, फ्रीज करके या सेंट्रीफ्यूग करके जो इनका कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड था जिससे ये बने हुए थे उसको फिर वापस ले आएंगे। फैक्टर्स अफेक्ट कर रहा है, दोनों की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, सरफेस टेंशन पे डिपेंड करता है। डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकता है? डाई टेस्ट से। देखो डाई वाटर सॉल्यूबल होता है, ऑयल इन वाटर वाले में करेंगे तो पूरा मीडियम कलर हो जाएगा, क्योंकि मीडियम पानी का है तो पानी में पूरा डाई मिक्स हो जाएगा। और अगर हम लोग वाटर इन ऑयल वाले पे करेंगे तो कुछ कुछ ड्रॉपलेट्स ही कलर होंगी, क्योंकि डाई का कुछ कलर होता है। कंडक्टिविटी वाटर का ऑयल में कम होता है क्योंकि ऑयल इज़ मोर विस्कस, बट ऑयल का वाटर में ज़्यादा होता है बिकॉज वाटर इज़ लेस विस्कस देन ऑयल। डाइल्यूशन, पानी या फिर ऑयल का अगर हम लोग डाइल्यूशन करेंगे ना OW में या WO में, तो 2 लेयर का फॉर्मेशन होगा, उससे हम पता लगा सकते हैं। एप्लीकेशन मेडिसिन में, इंडस्ट्रीज में, कॉस्मेटिक्स में और डेली लाइफ में होता है। जेल लिक्विड इन सॉलिड में है, कोगुलेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन से ये प्रिपेयर होता है। फॉर एग्जांपल गेलेटिन का अगर हम लोग हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को कूल करेंगे तो वो एक सेमी सॉलिड की तरह फ्रीज होगा। स्ट्रक्चर इसका बीनेस टाइप का रहता है। डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पे अगर इसको करें तो एल्कोजेल होता है, एल्कोहल अगर डिस्पर्सन मीडियम है तो बेंजीन में बेंजोजेल, वाटर हाइड्रोजेल। साइज़ के बेस पे कोलोइडल या कोर्स होते हैं। गिलेटिन, जेली, अगर ये सब कोलोइडल जेल्स हैं। केमिकल कंपोजिशन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जेल्स पे हो सकता है। प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से 2 हो सकता है, एक इलास्टिक जेल हो सकता है, ये रिवर्सिबल होता है। डिहाइड्रेट करने पे सॉलिड बन जाते हैं, फिर वाटर के साथ हीट करने पे फिर से जो ये थे वही बन जाते हैं। वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इसकी इस प्रॉपर्टी को इनहिबिशन बोलते हैं। इनएलास्टिक जेल्स जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। जब इसको जेल को डिहाइड्रेट किया जाएगा तो ये पाउडर बन जाएंगे और इसको पानी के साथ हीट करने पे ये फिर जैसे थे वैसे नहीं बनते हैं। सिलिका, एल्यूमिनियम, फेरिक ऑक्साइड इसके एग्जांपल्स हैं। एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड होता है सबसे पहले स्मोक प्रेसिपिटेशन में, जो फैक्ट्रीज वगैरह में स्मोक आती हैं, स्मोक के अंदर कोलोइडल साइज के कार्बन डिस्पर्स्ड होते हैं एयर में, तो कार्बन कैरी अ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज ये क्वार्टरल प्रेसिपिटेशन इस तरीके से ये रिमूव हो जाता है। नीचे प्रेसिपिटेटेड ऐश है, स्मोक इसके अंदर से आती है और ये आपके हाई वोल्टेज से यहाँ से कनेक्ट रहता है और गैस फ्री फ्रॉम कार्बन यहाँ से निकल जाती है, ये प्रेसिपिटेटेड ऐश होता है। और जो नॉर्मल सा गैस होता है वो फिर बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर दिया जाता है। प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, देखो वाटर में क्ले और अदर बहुत सारे टाइप की इम्प्योरिटीज़ रहती है। क्ले कोलोइड रहता है ज़्यादा, जैसे वो मडी दिखता है, तो एलम या फिटकरी इसको कॉमन नेम बोलते हैं। K2SO4.Al2SO4 ऐड किया जाता है तो एल्यूमिनियम का 3+ वाला आयन क्ले पार्टिकल को कोगुलेट करता है। मेडिसिन में सिल्वर सोल जो होता है आई लोशन की तरह यूज़ होता है। कोलोइडल एंटीमनी काला ज़र वाले डिजीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका एसिडिटी वगैरह होने पे यूज़ किया जाता है। क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप्स, डिटर्जेंट जो हमने अभी देखा था वो, और रबर इंडस्ट्रीज़ में। आई प्रोवाइडेड द लिंक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।